नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे हिंदी कहानी के स्वरूप। तो इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कथा का मौखिक एवं लिखित परंपरा, कथा और आख्यान का क्या अर्थ है, कथा का मूल स्वरूप क्या है, कथा की क्या प्राचीनता है, साथ ही साथ इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसको भी जानेंगे। और महाभारत, बृहद कथा, कादम्बरी, हर्षचरित, दश कुमार चरित के साथ साथ कथा रचना की भारतीय परंपरा का किस प्रकार अवसान हुआ, इसको भी समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि क्या उद्देश्य है। तो कथा और आख्यान की विभिन्न रूपों तथा उनके परस्पर संबंध को जानेंगे। कथा के मूल अर्थ और स्वरूप की जानकारी प्राप्त करेंगे। कथा की प्राचीनता से अवगत होना, कथा के मौखिक और लिखित रूपों की विकास से परिचय प्राप्त करना, साथ ही कथा की प्राचीन एवं नई अवधारणा से परिचित होना। कथा और आख्यान का क्या अर्थ है। तो अर्थ की दृष्टि से यह पर्यायवाची शब्द है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से कथा जो है वो संस्कृत के कथ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कथन या वर्णन करना। आख्यान के मूल में ख्या धातु है, जिसका अर्थ भी होता है विवरण करना, व्याख्या कहना या वर्णन करना। यह अति प्रसिद्ध अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। कथा का मूल स्वरूप क्या है, इसको जानेंगे। तो कथा की मूल प्रकृति और पहचान को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि हम बचपन में सुनी कथाओं पर ध्यान दें तो उसमें 3 बातें मुख्य होती है। इन्हें हम तत्वों की संज्ञा दे सकते हैं। यह तत्व क्या क्या है। तो उसका समयानुक्रम, दिक् में आबद्ध होना तथा निरंतर और औत्सुक्य यानी कि उत्सुकता और जिज्ञासा का सृजन करना। अब घटना क्या है, इसको भी समझेंगे। तो घटना क्या हो गया, जो घटित होता हो वो घटना कहलाया। ठीक है, जैसे भूकंप, दुर्घटना। तो घटना में आकस्मिकता, सहयोग और अप्रत्याशित होने के तत्व होते हैं। तो जैसे बताई मैं कि भूकंप और दुर्घटना हुआ, या 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, ये दुखद घटना है। सुखद घटनाएं क्या हो सकती है, जैसे किसी का खोया हुआ पुत्र अचानक से मिल जाना, है ना, किसी दरिद्र के नाम पर लॉटरी निकल जाना। तो इस प्रकार से घटनाएं 2 तरह से होती है, जैसे हो गया एक सुखद और एक दुखद घटनाएं। तो इस प्रकार से ये घटनाएं कहलाई। कथा में नियोजित घटनाओं का कौतूहलवर्धक होना भी कथा के लिए जरूरी है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी से कथा सुन रहे हैं या किसी को कथा सुना रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, एक उत्सुकता होनी चाहिए कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होने वाला है ना। तो नहीं तो फिर क्या होगा इससे कि श्रोता में कथा सुनने की जो रुचि है वो नहीं रह पाएगी। ठीक है, साथ ही कथा में घटनाओं की ही प्रमुखता होती है। कथा की प्राचीनता क्या है, इसको समझेंगे। तो कहा जाता है कि मनुष्य के जन्म के साथ ही कथा का भी जन्म हो गया था। मानवों की जो प्राप्त खोपड़ियां या उसके कंकाल मिले हैं, उसके अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पूरा पाषाण युग का मनुष्य जो था वो कथा कहने और सुनने लगा था। संभवतः ऐसा रहा होगा कि दिन भर शिकार करने के बाद रात को जब भी विश्राम के लिए पशुओं के बचाव के लिए चारों तरफ आग जलाते होंगे या उसका घेरा बनाकर समूह में बैठते होंगे, तो उनकी दिन भर की शिकार के अनुभवों के रूप में कथा का जन्म हुआ होगा। धीरे धीरे उसमें कल्पना भी निश्चित होने लगी होगी और फिर ऐसा भी समझ आया होगा कि जब छोटे बच्चों का मनोरंजन करना होगा तो वास्तविक अनुभवों की कोई आवश्यकता ना रह गई होगी। कोई आदि मानव बिना शिकार में गए अपने पूर्व अनुभव और कल्पना की सहायता से नई नई कथा गढ़ लेते होंगे। इस प्रकार कथा कहने और कथा का विकास हो गया होगा, यह अनुमान लगाया जाता है। पर कथा का जन्म जरूर ही कुछ ऐसी परिस्थिति में हुआ होगा। आप समझेंगे कि कथा का मूल उद्देश्य क्या है। तो कथा को उपदेश का माध्यम बनाने का एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, जिनकी रचना 1वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुई थी। और पंचतंत्र की रचना एक राजा की जड़ बुद्धि, अविनति, उच्चृंखल और मूर्ख राजकुमारों को राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा देने के लिए हुई थी। और यह भी कथाओं का संकलन ही है। और यह 5 प्रकरण में विभक्त है और प्रत्येक प्रकरण में अनेक कहानियां भी है, जो कहानियां जो है वो एक ही विषय का प्रतिपादन भी करती है। और इसकी एक क्या विशेषता है कि यह पशु पक्षियों की कथा होती है। और इस प्रकार की कथा में पशु पक्षी जो होते हैं वो मनुष्य की तरह आचरण करते हैं और भाषा भी मनुष्य की तरह ही बोलते हैं। कार्य कारण संबंध की दृष्टि से पंचतंत्र की कथाओं में और भी संगतियां भरी हुई है और उसकी प्रत्येक कथा किसी न किसी प्रयोजन से निर्मित होती है। पंचतंत्र से पहले संकलित जातक कथाओं में कथा सुनाने वाले जो थे स्वयं भगवान बुद्ध थे और श्रोता कौन होते थे, भिक्षुगण। ठीक है, और ये सारी कथाएं अलग अलग है। पंचतंत्र की कथाओं के मुख्य जो कथाकार थे, जो कथा बोलते थे, वो विष्णु शर्मा थे और श्रोता राजकुमार हैं।
और घटनाएं जो है वो इतनी रोचक है कि राजकुमार आगे की कथा सुनने के लिए अपने कौतूहल को रोक नहीं पाते हैं। कथा का मौखिक एवं लिखित परंपरा का आरंभ कब से हुआ? तो कथा की लिखित परंपरा का आरंभ कब हुआ, इसका कोई निश्चित और प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है। वेद, उपनिषद और पुराण स्मृति परंपरा में ही आते हैं, अतः उनमें आई कथाएं भी कहने और सुनने की परंपरा में ही आएगी। वाल्मीकि रचित रामायण भी जो है वो कदाचित इसी परंपरा में आएगी, क्योंकि लव कुश द्वारा इसे राजा राम के दरबार में सुनाए जाने का ही उल्लेख मिलता है। तो संभवतः कहा जाए तो महाभारत पहली लिखित कथा या आख्यान होगी। तो चलिए हम लोग महाभारत के विषय में विस्तार से समझेंगे। तो महाभारत का पहला रचना काल ईसा पूर्व सन 800 से 100 माना जाता है। इसका पहला पाठ जय ईसा पूर्व 800 में, दूसरा पाठ भारत ईसा पूर्व 500 में और तीसरा पाठ महाभारत ईसा पूर्व 200 से 100 साल में रचा गया था। लोमहर्षक पुत्र उग्रश्रवा सौती पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। उग्रश्रवा नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक जारी यज्ञ सत्र में उपस्थित ब्रह्म ऋषियों को यह कथा सुनाई थी। उन्होंने यह कथा महर्षि वैशम्यपायन से सुनी थी। जनमेजय ने सर्प यज्ञ में वैशम्यपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा निर्मित महाभारत की कथा सुनाई थी। उग्रश्रवा के अनुसार इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। यह भारत इतिहास का ज्वाजल्यमान दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों को भली भांति ज्ञान आलोक से प्रकाशित भी कर देता है। उग्रश्रवा के अनुसार महर्षि व्यास ने मनुष्य लोक में इस महाभारत का प्रवचन किया और उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करवाया। उसके बाद अन्य शिष्यों को भी इसका उपदेश दिया। देवर्षि नारद ने देवताओं और अजीत देवल के पितरों को इसका सेवन करवाया। जनमेजय ने नाग यज्ञ के अवसर पर उसके और हजारों ब्राह्मणों के साथ उन्होंने व्यास जी के पास ही बैठे अपने शिष्य वैशम्यपायन को आज्ञा दी कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ। अतः इस कथा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महाभारत की रचना जो हुई थी वो श्रुति परंपरा में हुई थी, पर उसके व्यापक प्रचार के लिए स्वयं इसके रचयिता महर्षि व्यास ने ही इसे लिखित रूप देने में गणेश जी की सहायता ली थी। उसके बाद वह वाचन परंपरा की वस्तु बन गई, जिसमें लिखित कथा श्रोताओं को सुनाई जाती है। अब जानेंगे हम लोग बृहत कथा के बारे में। तो बृहत कथा के बारे में कहा गया है कि यह सर्वप्रथम भगवान शिव ने पार्वती को यह कथा सुनाई थी। फिर गुणाढ़ ने इस कथा को 7 लाख श्लोकों में पैशाची प्राकृत में लिखित रूप दिया था। उसके बाद राजा सातवाहन ने इसे नष्ट होने से बचाने के लिए 1 लाख श्लोकों का अनुवाद अपनी भाषा में करवाया, जिसमें संस्कृत और प्राकृत कई बार इसमें अनुवाद हुए थे। इसके बाद राजा सातवाहन जो था उनका समय क्या था, तो ईसा पूर्व 495 से 490 ईस्वी तक था। अंततः 11वीं सदी में क्या हुआ कि कथा सरित सागर के रूप में इसका एक पाठ निर्मित हुआ, जो आज उपलब्ध है। कथा की क्या नई अवधारणाएं हैं, इसको भी समझेंगे। तो आचार्यों द्वारा निरूपित कथा के उदाहरण के रूप में सुबंधु की वासवदत्ता, बाण भट्ट की कादम्बरी और दंडी की 10 कुमार चरित आते हैं। बाण भट्ट रचित हर्ष चरित को आख्यायिका कहा गया है। आख्यान शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है कथन या निवेदन। सुबंधुकृत वासवदत्ता, पहले इसको समझेंगे। तो 500 या उससे कुछ पूर्व पहले सुबंधुकृत वासवदत्ता का परिचय मिलता है। वासवदत्ता की कथा आकार में लंबी या एक पुस्तक को निर्मित करने वाली है, लेकिन खुद में वह बहुत ही अशक्त है। बृहत कथा की कोई भी कहानी कथा की दृष्टि से कहीं ज्यादा ठोस है। बृहत कथा की कथाएं यूरोपीय रोमांस की सारी विशेषताओं से युक्त होती है। घटनाओं का जाल तो इनमें होता ही है, लेकिन अतिलौकिक घटनाओं की भी बहुलता होती है इसमें। कथ्य की दृष्टि से वासवदत्ता भी एक रोमांस है, जिनमें प्रेम और साहस अभियान की प्रमुखता है। संरचना की दृष्टि से भी वास्तविकता में कोई ऐसा नयापन नहीं है जो उल्लेखनीय हो। अब हम लोग कादम्बरी के विषय में समझेंगे। तो कथा की दृष्टि से कादम्बरी गुणाढ़ की बहुत कथा की एक कथा है, जो कथा सरित सागर में मकरंदी कोपाख्यान के रूप में उपलब्ध है। पर बाण भट्ट ने इस कथा संसार को अपने विजन के अनुरूप बिल्कुल नया रूप दे दिया है। इसका कथा विन्यास अद्भुत रूप से नया और आश्चर्यचकित करने वाला है। कथा के भीतर कथा की जो विन्यास है वो कला गुणाढ़ की बहुकथा और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र में भी विकसित हो चुकी थी, पर बाण भट्ट ने
पहली बार परस्पर गुंथी कथाओं को कथा की एक इकाई के रूप में परिणत करने में सफलता प्राप्त की थी। कथा का आरंभ अवंती की राजनगरी विदिशा और उसके राजा शूद्रक के ऐश्वर्य वर्णन से होता है। एक दिन एक चांडाल राजकन्या अपने वृद्ध सेवक के साथ शूद्रक की राजसभा में एक चमत्कारी सुग्गा लेकर के आती है और सेवक जो है वो शूद्रक से किसके सुग्गे के गुणों का बखान करता है, जिसका नाम वैषम्यपायन बताया गया है, और राजा से उसे अपनाने का अनुरोध भी करता है। सुग्गा भी एक आर्य छंद सुनाकर अपने गुणों का परिचय दे देता है। भोजन के बाद शूद्रक सुग्गे से उसकी आत्मकथा सुनने का अनुरोध भी करता है। उसके बाद शुक की आत्मकथा आरंभ हो जाती है और यहाँ आकर कथाकार जो है वो बाणभट्ट कथा का सूत्र जो है वो शुक को थमा देता है और स्वयं नेपथ्य में चला जाता है। इस प्रसंग को विश्वसनीय बनाने की भी बाणभट्ट ने भरपूर कोशिश की है। बाणभट्ट को इस बात की चिंता है कि एक पक्षी की कथा विश्वसनीय भी होनी चाहिए। बाणभट्ट के समय में आधुनिक यथार्थवाद का जन्म नहीं हुआ था। कादम्बरी में भी शाप, वरदान, पुनर्जन्म के कई प्रसंग मिलते हैं, पर कथाकार कथा की विश्वसनीयता के प्रति सर्वत्र सजग दिखाई देता है। भारतीय कथा के विकास में यह सर्वथा नई चीजें हैं। इसके पहले कथाकार इस बात की चिंता नहीं करता था कि कथा विश्वसनीय है या नहीं है। बाणभट्ट का पुत्र पलीन भट्ट, जिसने अपने पिता बाणभट्ट की अधूरी कादम्बरी को पूरा किया था, जिसमें जो कथा है वो शुक और शूद्र की शाप मुक्ति की कथा है और कथा का जो अंत होता है वो काफी सुखद होता है। और इसके पहले विष्णु शर्मा ने भी छोटी छोटी कथाओं को एक दूसरे के भीतर नियोजित करने, एक बड़ी कथा निर्मित करने का प्रयास किया था। गुम्फित कथाओं द्वारा पर्याप्त बड़े आकार की पूरी पुस्तक को निर्मित करने वाली कथा का निर्माण अब तक किसी कथाकार ने नहीं किया था। सबसे आकर्षक बात तो यह है कि बाणभट्ट कथा में घटित प्रसंगों की विश्वसनीयता के प्रति भी सचेत है। बाणभट्ट ने कादम्बरी के अतिरिक्त जो दूसरी महत्वपूर्ण रचना की थी उसका नाम हर्षचरित है। हर्षचरित में वर्धन वंश श्री हर्ष का जो एक प्रतापी सम्राट था और भारतीय इतिहास में उसे अंतिम महान शासक के रूप में स्वीकार किया गया। बाणभट्ट उसके राज दरबार का कवि था। कहा जाता है कि बाणभट्ट एक प्रसिद्ध विद्वान कुल का युवक होने के बावजूद अपने मार्ग से भटक गया था और इतना ही बदनाम हो चुका था कि जब वह राजाश्रय प्राप्त करने के उद्देश्य से श्रीहर्ष के राज दरबार में पहुंचा तो श्रीहर्ष ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया, पर अंततः वह श्रीहर्ष के एक निकट अधिकारी कुमार कृष्ण की सिफारिश पर दरबार में जगह प्राप्त करने में सफल हो गया और वह श्रीहर्ष के दरबार का राजकवि बनाया गया। राजकवि बनने के बाद बाणभट्ट ने महाराज श्रीहर्ष के चरित्र को आधार बनाकर हर्षचरित की रचना की। कहा जाता है कि इसमें श्रीहर्ष का चरित्र अपने ऐतिहासिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इतिहासकारों ने इसे मानते हुए इसकी घटनाओं को इतिहास में भी ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया है, पर हर्षचरित्र जो है वो निखालिस इतिहास ही नहीं है। इसमें बाणभट्ट का कवि रूप अपने पूरे वैभव के साथ उपस्थित है। प्रकृति और अन्य प्रकार के वर्णनों में बाणभट्ट की कवि कल्पना का मनोहर रूप देखने को मिलता है और जो इसकी भाषा है वो गद्य होने के बावजूद काव्य गुणों से भरपूर है, इसीलिए आचार्यों ने इसे आख्यायिका कहा है। बाणभट्ट के बाद संस्कृत कथाकार दंडी ने 10 कुमार चरित नामक पुस्तकाकार कथा की रचना की। 10 कुमार चरित के जो है 3 भाग हैं, पूर्व पीठिका, चरित और उत्तर पीठिका। उत्तर पीठिका में 5 और चरित में उच्छ्वास है। उत्तर पीठिका अष्टम उच्छ्वास का उपसंहार है। यद्यपि इसकी कथा भी जो है वो समकालीन रुचि को लुभाने वाला काव्यात्मक वस्तु और चरित्र वर्णन से आक्रांत है, पर इन कथाओं का जो विषय है वो 7वीं शताब्दी और उसके पूर्व के समय को प्रमाणिकता के साथ प्रस्तुत करता है। समकालीन सामंती राजनीति और समाज के चित्रण, व्यवहारिक ज्ञान, चौर शास्त्र, प्रेम रमणीहरण और साहसाभियान से भरी यह कथा यूरोपीय रोमांस के सारे गुणों से संपन्न है। इस कथा में 10 राजकुमारों के अनुभव कथाएं अलग अलग वर्णित हैं, जिन्हें आपस में जोड़ने वाला कथा पात्र जो है वो मगध राजकुमार राजवाहन है, पर ये कथाएं मिलकर किसी एक सुसंबद्ध कथानक का निर्माण नहीं करती है। कहा जाता है कि परस्पर भिन्न कथाओं को जोड़ने की जो दिशा होती है यह भी एक उल्लेखनीय प्रयास था, जो कादम्बरी के तुलना में यह कहीं भी नहीं ठहरता है।
आधुनिक यथार्थवाद की कसौटी पर इसका कथानक भी खरा नहीं उतरता है। कथा में ऐसे अनेक घटनाएं आती है जो मानव अनुभव की वृत्त में नहीं आती है। अपने समय के विश्वासों की कसौटी पर ऐसी घटनाएं विश्वसनीय भी मानी जाती रही हो, पर जहां तक कथा विन्यास का प्रश्न है, 10 कुमार चरित का महत्व इस दृष्टि से स्वीकार किया जा सकता है कि इसमें संगठनात्मक जो जकड़बंदी जो है वो नहीं है, जो आज की कहानी और उपन्यास की संरचना की अनिवार्य पहचान हो गई है, और इसे कथा संरचना के विकास के रूप में भी देखा जा सकता है। हिंदी में अनेक कहानियाँ और उपन्यास इस अवधि में लिखे गए हैं। रुद्र काशिके का उपन्यास जो है बहती गंगा इसका एक उदाहरण है। कमलेश्वर की कहानी, राजा निर्बंसिया और अकहानी श्रेणी की अनेक कहानियां भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब समझेंगे कथा रचना की भारतीय परंपरा का अवसान। तो यह साहित्यिक इतिहास का अजूबापन त्रासदी ही है कि बाणभट्ट और दंडी के बाद कथा रचना की साहित्य परंपरा आगे नहीं बढ़ी। 10वीं सदी में धनपाल जो है उसकी तिलक मंजरी के रूप में कादम्बरी की परंपरा को जीवित करने का प्रयत्न तो किया, पर संरचना की दृष्टि से उसे कादम्बरी का विकास नहीं कहा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण कदाचित यह था कि इस समय तक आते आते संस्कृत केवल राज दरबारों और पंडितों की भाषा रह गई थी, और 10वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे संस्कृत को राजाश्रय प्रदान करने वाले हिंदू राज्य समाप्त हो गए थे। इस कारण संस्कृत काव्य की परंपरा बहुत कमजोर हो गई। संस्कृत के बाद फारसी केंद्रीय सत्ता में आ गई और काव्य रचना का माध्यम भी बनी। प्रदेश की आम जनता का लगाव ना तो संस्कृत से था और ना ही फारसी से था। तो इन्हीं परिस्थितियों में उत्तरी भारत की जन बोलियां जो बनी वो साहित्य की भाषा बन गई, और उन्हें सूफियों और संत भक्तों का आश्रय मिला। काव्य रचना का अभूतपूर्व विकास भी इसी में हुआ। 18वीं शताब्दी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में संस्कृत गद्य कथा पुस्तकों के रूपांतरण हुए और उसका लोक में प्रचार भी बहुत हुआ, लेकिन कोई मौलिक गद्य कथा पुस्तक ब्रज भाषा या हिंदी के किसी दूसरी घटक भाषा में नहीं लिखी गई। 10 अवतार भाषा 1774, पद्म पुराण की भाषानुवाद 1761, किस्सा चहार दरवेश का जो अनुवाद है नारतजे मुरस्सा वो 1798 आदि भी इस काल में लोकप्रिय हुई थी। 19वीं शताब्दी के पूर्व खड़ी बोली हिंदी में केवल 2 मौलिक गद्य कथा पुस्तकें जो है वो मुल्ला वजहीकृत सबरस जो 1636 में, और दूसरा कौन सा है सैयद इंशा अल्लाह खां कृत रानी केतकी की कहानी 1800 में उपलब्ध होती है। साथ ही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐतिहासिक कारणों से खड़ी बोली के आधार पर विकसित हिंदी गद्य का विकास हुआ, और उसके साथ ही गद्य कथा भी नए अंदाज में प्रकट हुई, और इसी से उपन्यास का भी रूप ग्रहण किया गया। इस प्रकार की खास जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।